वो बात ये थी कि हम मतलब मस्तिष्क की दुनिया में हम अपनी लर्निंग टैक्टिक्स खुद इन्वेंट करते हैं, या हम चीजों को याद करने का तरीका खुद इन्वेंट करते हैं। मतलब हमारे जो सेल्स है ना, माइंड सेल्स, वो खुद का खुद के तरीके से याद करते हैं। हम दूसरे से सिर्फ आइडिया लेते हैं। अब तुम्हारे सामने हम बैठे हैं, हमसे सिर्फ आइडिया लोगे, मतलब हम जो बताते हैं, हमने तुम्हें बोला ऐसे ऐसे याद करना, आइडिया तुमने लिया, लेकिन वास्तव में जब तुम उनको पढ़ोगी तुम्हारे खुद के इम्पल्स चलेंगे। सीधी बात ये है, मान लो कि ये रास्ता है ना, हमने तुमसे कहा कि ऐसे चलो, ठीक है, लेकिन तुम इस पे ऐसे ऐसे भी तो चल सकती, तनक बहुत इत घल हो, जरूरी है सीधे चलो। हमारे टीचर्स ने हमसे बोली सीधे चलो, जरूरी हम ऐसे चल रहे हैं, हमें ऐसे ही ऐसे चल रहे हैं, लेकिन रास्ते पे है। टीचर का रोल इतना होता है कि वो बता देता है कि जो दो है रास्ते आस पास बड़बड़ात रही हो, ठीक है। और अगर टीचर ने मालूम नहीं बताया तो अपन ऐसे आ गए, अब जो अपन तो भट्टे आ रहे, जो रास्ता है तो अपन घूम रहे, कछ भी पढ़ रहे, कछ भी मतलब समझ रहे। तो मुझे याद कर भी दो, कहानी ऐसी है, ठीक। तो पाथ टीचर बताता है, चलना स्टूडेंट को खुद पढ़ता है और खुद के ओन क्रिएशन से चलता है वो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमें भी पता है कि कभी इंग्लिश में हमें कुछ चीजें हमारे टीचर्स ने बताई थी, बाद में फिर हमें अपने खुद के रास्ते निकालने पड़े। आज भी सब्जेक्ट में हम अपने खुद के रास्ते अपने ही निकालते हैं, बहुत सारे। कभी कभी हमें ऐसा फील होने लगता है, या समय के साथ फील होने लगेगा, हमें ऐसा लगता है कि हम ये शायद कर पाए, कि कुछ ऐसे इमोशन जिनके लिए कोई फीलिंग नहीं, मतलब कोई शब्द नहीं बने हैं, हम उनके लिए शब्द क्रिएट कर पाए, है ना। मतलब डिक्शनरी ऐसे क्रिएट होती है। उसके लिए एक शब्दों का बहुत बड़ा नॉलेज होना जरूरी है, और हमें होगा, वक्त के साथ चीजें ऐसे होती हैं कि वो होगा। तो ये विश्वास है, ऐसा खुद का अपनी बुद्धि चलनी चाहिए। और खत्म, ठीक। क्या ये सब हो गए थे? रुडयार्ड किपलिंग ऑल्सो डन। ये नहीं हुआ था। हाँ, जॉर्जियन पीरियड से शुरू होना था क्या? टीएम फॉस्टर। इधर। हम्म। चलो। The change in economy brought new found wealth and new demands। आर्थिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे थे, इसकी वजह से नए नए मतलब चीजों की वैल्यू बढ़ रही थी और डिमांड बढ़ रही थी। और उस टाइम का जो लिटरेचर था, इस टाइम का
जो लिटरेचर था वो इन सब चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा था, है ना, जिसमें क्या क्या था, क्यूसाइन, फैशन, एंटरटेनमेंट और ट्रेवल। मतलब आज की जो चीजें हैं वो सभी चीजों पे लिटरेचर लिखा जाने लगा, है ना। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि लिटरेचर को का एरिया बढ़ गया। पहले सिर्फ नेचर चलता था, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज पे चलता था, आज हर चीज पे लिटरेचर लिखा जा रहा है ना, मतलब हर प्रकार से उसका यूज। फिर एडवांस इन साइंस, साइंस एडवांस हो गई, है ना। प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लाइफ एंड लिटरेचर, साइंस के बढ़ने से लाइफ और लिटरेचर में चेंज हुआ, और सिर्फ लिटरेचर नहीं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, फिल्म एक्सेट्रा ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर आर्ट एंड आर्टिस्ट। टेक्नोलॉजी बढ़ी जिसमें ऑटोमोबाइल मतलब कार, टू व्हीलर, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें पता ही हैं, रेडियो, फिल्म, इन सब की वजह से लिटरेचर और भी ज्यादा फला फूला या उसमें यूनिकनेस आई। जितनी ज्यादा थीम बढ़ेंगी लिटरेचर उतना समृद्ध होगा। मॉडर्न एज में बिल्कुल ऐसे समझना कि हम ग्राफ अपन बना रहे हैं ना, लिटरेचर का ग्राफ। ग्रोथ ना, फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, तो मान लो ये एजेस हैं, ठीक है, तो और ये नंबर्स हैं, तो मान लो पहले लिटरेचर ऐसे चला, फिर ऐसे हुआ, फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, फिर डाउन, फिर थोड़ा ऐसे, ठीक। लेकिन हम ये जो मॉडर्न एज है ना, यहाँ आते आते तक लिटरेचर में एकदम से बूम हुआ, अब ये सिर्फ बढ़ ही रहा है, मतलब ब्रॉड एरिया फैल गए, ठीक। फिर द विक्टोरियन स्टाइल स्टिल कंटिन्यू, हाँ, जो विक्टोरियन टाइम पे चल रहा था वो तो चल ही रहा, चीजें एड ऑन हो गई, मतलब जो चल रहा था वो है और आगे बढ़ा। वुमेन इशू कम टू लाइट इन लिटरेरी वर्क, महिलाओं के जो इश्यूज थे वो अब बुक्स में आने लगी। पहले सिर्फ एक ही इशू था कि वुमेन्स को सिर्फ शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, परिवार चलाना है, ओवर। अब वुमेन्स के और इश्यूज आ गए, मतलब इशू तो हमेशा से रहते हैं लेकिन कभी वो लाइट में नहीं आए, जैसे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स, है ना, पब्लिक गैदरिंग्स में वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना। हाँ, फेमिनिज्म इससे पहले आ तो गया था, लेकिन मतलब सिर्फ कुछ चुनिंदा किताबें लिखी गई थी। हाँ, फेमिनिज्म का बूम इसी एज में हुआ। हाँ, वो सब इसी में हुआ कि यहाँ पे वुमेन्स को ना धीरे धीरे सब कुछ पावर्स आने मिलने लगी। वुमेन्स ने अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी, कपड़े उनके मेल डिसाइड करते थे। टोटली पैक्ड, इतने पैक्ड होते थे कि इतना बड़ा जो घाघरा बनता था, है ना, इतने फुग्गे फुग्गे से में लगते थे, पूरे बिल्कुल पैक्ड, हाथों में भी ग्लव्स, बहुत बाउंडेशंस बना के रखी थी। मतलब ऐसा था कि लोग वुमेन्स को उनकी आजादी से बचाते थे। जैसे देखो, मान लो कि कोई वुमेन किसी मेल के लिए अट्रैक्ट हो रही, उन्होंने कहा इनको बिल्कुल पैक कर दो, डोंट टच एनीथिंग या डोंट जो है वो। फिर क्या हुआ, वुमेन्स के राइट्स के लिए बात हुई, है ना। अच्छा, उस समय जिस समय ये सब चलता था उस समय ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज हुआ करती थी, बहुत ज्यादा।
है ना। आज नहीं हो रही क्रिमिनल एक्टिविटी, उस समय हुआ करती थी, वो दब जाती थी, क्योंकि वुमेन्स की कभी कोई सुनता ही नहीं था। अगर मान लो किसी की कोई रेप हो रहा है या कुछ भी हो रहा, कोई नहीं सुनता, सुनना ही नहीं, थाने में रिपोर्ट ही नहीं लिखी होनी, कुछ नहीं होना। हाँ, वो सिर्फ एक वस्तु माना जाता था, तो कोई रिपोर्ट्स नहीं होती थी उनको। अगर मान लो उसका रेप हुआ तो पता चला घर पे जाके उसका मर्डर और हो जाए, इसलिए कोई बताते ही नहीं था। वायलेंस उस समय ज्यादा खतरनाक था। आज कम से कम बात हो जाती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि क्राइम रेट कहीं पे भी, चाहे इंडिया ही हो, इतना बढ़ गया, सॉरी, क्राइम रेट नहीं बढ़ा, क्राइम दिखना बढ़ गया है। क्राइम तो हमेशा से उतना ही था, है ना। क्योंकि अगर सच में इन पे लिटरेचर लिखा जाए ना, ऐसी कहानियां बनेगी, हट जाएगा लोगों को, है ना। तो ऐसे मोहल्ले में भी हम, मोहल्ले से ये ऑब्जर्व कर लें और हमारे घर से ही, तो हमारी मदर्स ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, मतलब मेल के इतने सेक्रीफाइसेस होते हैं कि क्या बता दें, बहुत ज्यादा। वो सेक्रीफाइसेस मतलब यहाँ मौजूद हर एक वुमेन्स के इतने सेक्रीफाइसेस किए, ये लड़की नहीं सह सकती, डम्मा भर दे सी दो, है ना, डम्मा भर दे, पहाड़ पर ढकेल दे, मैं नहीं मर सकूँ, ते 100 बेर मर जा। पहले की वुमेन सहती थी, अपनी मम्मी लोग जो है है ना, सासरी 2-4 से थपाड़ा दे दे, 100 ठो गालियां दे दे, 2 ठो गाली नहीं, 100 ठो गालियां दे दे, तो ये लोग सह लिए थे। ये बात पे गेम हो जा, तो लिटरेचर को इस नजर से भी देख सकते हैं, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमेशा से चीजें एग्जिस्ट थी, दिखी नहीं, है ना। प्रकृति हमेशा से सुंदर थी, लोगों को पहले सुंदर नहीं लगती थी, अब लोगों को पेड़ पौधे सुंदर लगते हैं, है नहीं बात। वो तो पहले ही से थी यार, तुम्हें सुंदर नहीं लगी है। यही बात है, चीजें सब सुंदर ही होती हैं, दिखती बाद में है ना। जैसे किसी की नई शादी हुई, पता चला लड़की को लड़का पसंद नहीं है, बुरा लग रहा, धीरे धीरे दिखेगा सुंदर, ध्यान से देखो, या लड़के को लड़की बुरी लग रही, दिखेगी सुंदर, धैर्य तो रखो, सुंदर ही होता है सब, हो जा तो सब बातें हैं, ऐसा होता है। छोड़ो okay. वुमेन से सूस है, द पुअर फाइंड एज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस इन लिटरेचर, गरीबों की आवाज तेज हो गई, एम्फेसिस ऑन मोरल कंडक्ट ऑन रूडरी डेक्लाइन, मतलब नैतिकता की बातें भी उन पे दबाव दिया जाने लगा। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी। द लेट विक्टोरियन डिकेडेंट्स बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, कला कला के लिए होती है ना। मतलब पहले कहते थे कि कलाकारी हम इंसानों के लिए होती है, कला से हमें आनंद हमें मिलता है, हाँ, रेड हो रहा हो, कला से कला को भी तरक्की और आनंद मिलता है। आप एक कलाकारी से जब एक कुछ बनाते हो, उससे दूसरी चीज भी सुंदर लगती है, वो भी अगर वो जीवंत होगी तो उसे भी एक बात ये रखे, हमेशा रहने चाहिए गड्डी में, हमारी गड्डी में तो 24 घंटा बरसाती, जब भाई तुम्हारे बाद 1 घंटा बाद हम धमकते हैं, ऐसे तूफानों में शहंशाह बन के। हाँ, तो रास्ता फिर भी ठीक ही है, 5-6 टर्न आते होंगे, कम से कम 30 टर्न आते हैं, और सबरे गांव ऐसे का जिनके पूरे मालूम है, पूरे घूरे रोड पर रखे हैं, ही है, शामिल है,
मानो लोग घूरे रोड के बाजू में लगे हैं, लोगों के वाहन धुला था, मट्टी पूरी सब रेत यहाँ थे रोड पे। पक्की रोड होगा वह पक्की नहीं लगे, गाड़ी पूरी खचना में ऐसी हो जाती। क्या करो, धीरे धीरे जाना है। कि कहीं ना कहीं तो सबको तकलीफ होती है। हम पिछली साल 2-3 बार फिंचे, पूरी लाइफ में नहीं फिंचे हम, इस साल फिंचे। ओला सा थे भाई, फिचवे के डर में हम ओला निकारी। नॉर्मल साइज से, हमारी हाइट से इतनी है। चल, पढ़ो तुम नंबर 10वां। A mass reading public emerges as a consequences of the Education Act for the compulsory primary education। मतलब इस एक्ट के आने से, एजुकेशन एक्ट इन 1870, इसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट पे लोग पढ़ने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले लोग कम ही लोग पढ़ते थे। पढ़ना, फॉर्मल एजुकेशन लेना उस समय सिस्टम था ही नहीं। सिस्टम क्या होता था, बच्चे पैदा हो रहे, वो सब घर पे ही पढ़ रहे नॉर्मली, मतलब घर पे ही सीख रहे हैं मम्मी पापा से, बस उनका स्किल सीख रहे और जीवन ऐसे ही चल रहा। कोई मतलब गरीबों की बता रहा है, कम लोग एजुकेशन लेते थे। अब इस वजह से ज्यादा लोग एजुकेशन, ठीक। मैनी ऑथर्स टर्न अवे फ्रॉम Victorian optimism and the self-impressed duty of civilized of the world, the white borders theory, these authors satirized Victorian value। ये पॉइंट बड़ा काम का और इम्पोर्टेंट और हल्का सा टफ था। देखो, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स थे जिनने की टर्न मारा, मतलब उनने रास्ता बदला। किस चीजों से? विक्टोरियंस की जो ऑप्टिमिज्म थी, है ना, मतलब जो आशावादिता थी। आशावादी मतलब होना, भगवान सुनेगो, बस प्रार्थना कर। अरे भैया मेहनत तो करो, मेहनत करोगे तब ना भगवान सुनेगा। इस आशावादिता से और सेल्फ इम्प्रेस्ड ड्यूटी टू सिविलाइज वर्ल्ड, सिर्फ खुद को ही अपना बताना कि आई एम द सुपीरियर, है ना, भगवान से आशा करना, खुद को ग्रेट बताना, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खताएं चलती थी। इसी थ्योरी को सपोर्ट में लिखी गई द व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, है ना, रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा दी गई थी। ये थ्योरी बहुत गंदी थी। ये थ्योरी पता क्या बोलती थी कि द व्हाइट मैंस बर्डन मतलब सफेद लोगों पे एक बोझ है। वो पता किन लोगों का बोझ है? हम इंडियंस का। हम लोगों को वो एजुकेटेड कर रहा है, ये उन पे बोझ है। हम लोगों को सिविलाइज बना रहा है, वो उन पे ये बोझ है। पूरी दुनिया का ठेका लेके रखे हैं वो, तो वो बड़े दुखी हैं, बोझ है उन पे, सब उनका मान, है ना। इस चीज से अब राइटर्स मालूम रास्ता मोड़ने लगे। ओ भैया, है ना, ऐसी मूर्खता में मत जियो, दुनिया बहुत बड़ी होता है, तुम इतने बड़े भगवान सुई ना हो। तो राइटर ने ये रास्ता बदला, हमने टर्न अवे किया। इन ऑथर ने विक्टोरियंस वैल्यू को सटायराइज किया कि होने चलाओ ना, तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, तुम इन्हें पाल रहे हो, है ना। सीधी कही कि एक बार पढ़ के देखो इनके इतिहास है, चाहे आप अफ्रीका में ही क्यों ना हो, अफ्रीका के लोगों का भी इतिहास तो पढ़ के देखो, तब ना तुम्हें समझ आएगा। ठीक। और ये मॉडर्न एज में ही संभव हुआ, विक्टोरियन एज तो, है ना। और बस याद रखना कि ये एडवर्डियन पीरियड की बात है, शुरुआत ही धमाकेदार होने लगी थी। फिर द एडवांस ऑफ साइको एनालिसिस हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन द क्रिएटिव वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। साइको एनालिसिस्ट मतलब ये होता है कि
चीजों को महसूस करना, उनके मनोविज्ञान को महसूस करना, इस बात को ध्यान में रख के वर्क लिखे जाने लगे। इससे पहले लोगों को जो वर्क लिखे जाते थे विक्टोरियन में, तो सीधे लिखे जाते थे, जैसे तुम दुखी हो तो मेरे दुख पर वर्क लिखा, खुश है खुशी पे लिखा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने पे वर्क, एक समाज का हिस्सा दुखी है, जो भी कुछ लोग सरल महसूस कर रहे हैं उस पर। लेकिन अब हल्का सा चेंज हुआ। साइको एनालिसिस मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की मानसिक, जैसे कोई व्यक्ति खुश है, मैं उसके खुश होने पे काहे लिखूं? क्या पता वो तुरंत पी के भी तो खुश हो सकत। स्थायी खुशी नहीं है भाई, ना ही ये नेचुरल खुशी है ना। दवाई का आनंद है इसमें है। कोई रो रहा है, चिंदी बात पे रो रहा है। दुखों के लेवल इस एज में समझे जाने लगे कि भाई दुख में बहुत लेवल होते हैं, है ना। खुशी के बहुत लेवल होते हैं। मस्तिष्क जटिल वस्तु है ना। हर दुखी इंसान सही नहीं होता, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। क्या पता ज्यादा नीच हुए इसलिए दुखी चल रहा हो, है। हर दुखी इंसान पे दया करना भी न्यायोचित नहीं है। क्या पता दिखावा कर रहा हो, है। मगरमच्छ के आंसू हो, हमारे पड़ोस में हो जाता है, कोई भी सरपंच सरपंच आ गए, उनके खट से आंसू आ जाते, हमारों के नहीं आए, हम लोग खड़ूस देखा था, ये अपने रोदा उनने, उनकी गंगा मैया बह गई, आदमी देख के कहते हैं, हाँ भाई तुम्हारे दुख को समझते हैं। हम लोग जो जन्मों से भोग रहे, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि हम लोग रो नहीं सकते, मैं ऐसे बनाओ ही नहीं गो, हमें बड़े से बड़े दुखों में तो नींद वो नहीं आए। तो अब इस पे बात होने लगी इस चीज पे कि यार जो जैसा है बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इसलिए जेम्स जॉयस जैसे लोगों ने बहुत खतरनाक वर्क लिखे, इसी एज में लिखे जेम्स जॉयस। ओडिसी, द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, मतलब जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है। विश्वास नहीं करोगे इतनी गंदी चीजें लिखी हैं उसमें, वर्क में, ओडिसी में। वो जो बंदा होता है ना, वो अपनी दुनिया के सारे अच्छे बुरे अनुभव कर लेता है, सारे अच्छे बुरे, मतलब ज्यादातर चीजें उससे छूटती नहीं है। बुरे से बुरे काम, है ना, घटिया से घटिया काम, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जो मेल ठरकी होते हैं, तो नहीं आ रहा इंग्लिश, बता दीजिए हम तो, है ना। और ऊंचे से ऊंचे काम, वो कॉलेज के प्रोफेसर तक बनता है, कलाकार, अच्छा इंटेलिजेंट, तो मतलब हॉट। है ना। तो इस पे सोचा जाने लगा कि माइंड जटिल वस्तु है भाई, नॉट अ सिंपल जैप, समझ गए। मॉडर्न एज में ये संभव हुआ, तो हम इसको विक्टोरियंस को ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे देखें, है ना। तो ये हो गया साइको एनालिसिस। द प्रोग्रेस ऑफ कंपैरेटिव मैथोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड द, है ना, लेटेंजेस्टिया टू द स्टडी ऑफ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। हाँ, इट हैज अफेक्टेड राइटर्स इन, सत्ता लेकर भेजा दो, आ गया तो नहीं आ गई। द प्रोग्रेस इन कंपैरेटिव मैथोलॉजी इज इंट्रोड्यूस। अब मैथोलॉजी के जो बुक्स थे उनको कैसे करा जाने लगा, कंपैरेटिवली। कैसे कंपैरेटिवली?
हिंदू धर्म के ग्रंथ भी उठा कर देखे जी हैं, मुस्लिम के भी, ईसाइयों के भी। स्टडी ये होगी कि किस में क्या लिखा। ध्यान रखना, ये नहीं बताया जाएगा कि कौन बेस्ट, ये देखा जाएगा कि किस में क्या। और बातें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तो ये था कि मैथोलॉजिकल वर्क को एनालाइज किया जाने लगा अच्छे से, सबके ज्ञान को निकाला जाने लगा, है ना। चलो अब इसका इंट्रोडक्शन भी अपन शुरू करें, कर ही दे। फिर आता है इसके बाद जॉर्जियन पीरियड, किंग जॉर्ज सेवन थे आई थिंक, है ना, नहीं, द पीरियड बिटवीन 1910 to 1936 कॉल्ड जॉर्जियन पीरियड, नेम ऑफ जॉर्ज फिफ्थ, हाँ जॉर्ज फिफ्थ, ठीक। इसका भी एक सिक्का हमारे पास रखा है जॉर्ज फिफ्थ का, है ना, उसमें जॉर्ज फिफ्थ की फोटो बनी है। एंशिएंट चीजें हैं, कैसे बच गई, सरवाइव कर गई, हम भी आगे की जनरेशन को बचा के रखेंगे, अपना कर्तव्य तो करेंगे, ठीक। जो कि इंग्लैंड पे इन सालों में रहा, 1910 to 36, 26 ईयर। फिर the modern is continued still 1939, the year in which the second world war broken out, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ। For this reason it is generally agreed that the modern age ended in, ठीक है, इसके बाद ये कंटिन्यू रहा। हैं